Hello friends, today we are here to study first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. तो हम लोग यहाँ आ जाए हैं किस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए। आई होप कि आप सब लोग तैयार होंगे, पूरी ऊर्जा शक्ति और एनर्जी के साथ बैठिए, पेन और पेपर को लेकर बैठिए, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरा मोटो यह होगा कि आपको कम समय में मैं पूरी जानकारी दे पाऊं, बाकी इसको जो पेन डाउन करने का काम होगा वो आपका होगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग तैयार होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं। चैप्टर की हेडिंग क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। ऑल दीज आर क्वाइट द बेसिक नॉलेज। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिजिकल चेंज क्या होती है, वह चेंज जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और जिसमें हम फाइनल प्रोडक्ट को फिर से इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। उस चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर पानी है हमारे पास, दैट इज वाटर, एंड वी कन्वर्ट वाटर इनटू आइस, एंड अगेन हम जानते हैं कि हम फिर से बर्फ को किस में बदल सकते हैं? पानी में बदल सकते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की वो चेंज होती है और हम फिर से फाइनल प्रोडक्ट को इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं। तो वैसे चेंज को किस में कंसिडर किया जाता है? क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज। इसके ठीक विपरीत अगर हम केमिकल चेंज को डिस्कस करना चाहते हैं, तो सपोज हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस या जनरल लाइफ का अगर एग्जांपल लीजिए तो हमारे पास आयरन है। आयरन को आप खुले में छोड़ दीजिए, लोहे को देखिए उसमें क्या होता है? जंग लग सकता है। और अगर जंग का चूर्ण है आपके पास या जंग लगा हुआ कोई भी मेटल है, तो आप उससे फिर से लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो कबाड़ी में उसको जाकर बेच देते हैं। अगर घर पे ही वो फिर से नया लोहा बन जाता, क्या जरूरत थी उसकी? तो हम क्या जानते हैं कि रस्ट से, यानी जो जंग है उससे फिर से हम आयरन को नॉर्मल कोई भी फिजिकल मेथड से नहीं ला सकते। ठीक है, इसके अलावा आप एग्जांपल लीजिए। क्या? सपोज मिल्क है हमारे पास, दूध से हमने क्या बना ली? दही बना लिया। अब दही बना लिया तो दही से फिर से हम चाहेंगे कि अगली सुबह क्या बन जाए भाई? दूध बन जाए। जरूरत हमको दही की नहीं, दूध की। तो फिर वो भी संभव है नहीं। तो इस चेंज में हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ही बातों में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इनिशियल प्रोडक्ट में, इनिशियल फॉर्म में फिर से रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता है। तो जिस भी चेंज में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वो चेंज किसमें कंसीडर किया जाता है? क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस किससे अकम्पनाइड होते हैं? केमिकल चेंज से। यानी हर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, अब इसके आगे आपको यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली केमिकल चेंज अकम्पनाइड विथ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इसके अलावा दूसरे वर्ड्स में ये भी आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर ऑल दोज चेंजेस इन विच two substance react with each other to give a new substance। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अगर अब हमें क्लियर हो गया हो तो हम आगे क्या देखेंगे? केमिकल, यहाँ पॉइंट्स टू बी कवर्ड देखिए, हमको क्या क्या पॉइंट कवर करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले अभी डिस्कस क्या किए? केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। फिर से एक बार रिपीट कि केमिकल, ऑल दोज केमिकल चेंजेस, वो सारे केमिकल चेंज इन विच two or more substance react with each other to form a new substance called chemical reactions। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे जानेंगे आइडेंटिफिकेशन, कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो किन किन बातों से हम जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? चेंज इन कलर, कलर
भी अगर चेंज होता है रिएक्शन के दौरान तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके अलावे फैन ऑफ कर दीजिएगा जरा। इसके अलावे अगर चेंज इन स्टेट होता है, वो चेंज इन स्टेट भी क्या होता है, उससे भी हम देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा क्या हो सकता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जैसा कि आपको दूसरे लेक्चर में, किसी लेक्चर में बताया गया है कि इफ मेटल रिएक्ट्स विथ व्हाट, मेटल रिएक्ट्स विथ water, then hydroxide and evolution of gas, evolution of actually hydrogen gas takes place। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। इसके अलावे आप क्या देख लिए हम, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावे और हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो जनरल लाइफ में भी आप देख सकते हैं। चूने का एग्जांपल, अगर चूना को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, बुलबुलों के साथ जो थोड़ा हीटर उसमें इवॉल्व होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी बातें हैं जो अगर किसी रिएक्शंस के दौरान होती है तो हम जान सकते हैं कि वो रिएक्शन एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑल दीज आर द आइडेंटिफिकेशन मार्क और कैन टेल अस और टेल दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके अलावे हम आइडेंटिफिकेशन भी देख लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन। अब बात है कि साइंटिफिकली अगर हम बताना चाहें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम बताएंगे। केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में हम क्या जाने कि सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है, और जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, वो क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। मान लेते हैं कि अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं कि वाटर, ठीक है, सॉरी चलिए वाटर तो बनेगा, मान लिए हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। बोथ आर द सेम थिंग, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। अंतर बस इतना है कि इसमें हमने शब्द के रूप में लिखा है कि जो हमारे कौन से रिएक्टेंट है वो शब्दों में लिखा है कि रिएक्टेंट्स क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो जिस भी इक्वेशन में हम वर्ड के फॉर्म में ये दिखा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट हमारा क्या प्रोडक्ट दे रहा है फाइनल, वो कहलाता है वर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वर्ड इक्वेशन हम तब कहते हैं जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको अगर वर्ड के फॉर्म में हम लिखें तो वो एक वर्ड इक्वेशन होता है। और अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें यानी फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट लिखें, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट लिखें, तो उस रिएक्शन को फिर उस इक्वेशन को फिर हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन नॉर्मल शब्दों में आपको समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन है क्या, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस through their word form or through their symbolic form known as chemical equation। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो अब बात ये आती है कि चलो ठीक है H2 प्लस O2 2H2O मैंने तो लिख दिया, लेकिन बच्चों को ये थोड़ा ही पता है कि कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और क्या बने। उनको बस ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो अगर सिर्फ सिंबल के फॉर्म में कोई नॉर्मल बच्चा लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, वो सिंपल लिखेगा H2 प्लस O2 गिव्स H2O जेन्युइनली।
अगर सिंबल के फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति लिखता है तो वो क्या लिखेगा, उसके सिंबल को बस लिख देगा, कितना मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो तो नहीं पता है उसको। तो अब यहां से बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को नॉर्मली उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अगर हम उस केमिकल इक्वेशन में LHS और RHS में हर कंपाउंड के यानी हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं तो फिर वो कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखें क्या हम लोग की स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या था, इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर का H2 + O2 गिव्स H2O। तो अगर हम देखेंगे तो LHS में कितना हाइड्रोजन का एटम है? 2। और RHS में कितना हाइड्रोजन का एटम है? 2। ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। लेकिन RHS में कितने ऑक्सीजन है? 1। इसका मतलब कि ऑक्सीजन LHS में ज्यादा है और इधर कम है। तो जब हम LHS और RHS में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को, जितना भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं, देन द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हम शुरुआत में लिखे थे H2 + O2 गिव्स 2H2O, इसमें आप देखेंगे कि आगे अगर 2 लगा दें तो 2 × 2 = 4, दोनों ही साइड हाइड्रोजन कितना है? 4 और ऑक्सीजन कितना है? 2। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन LHS इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन RHS और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन LHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन RHS। तो इसमें दोनों ही एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या है? बराबर है। तो ऐसे इक्वेशन को हम फिर क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का सिंपल शब्दों में। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जब उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दे रहे हैं LHS और RHS में, तो फिर हम उसको क्या कह रहे हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर बैलेंस किया कैसे जाता है केमिकल इक्वेशन को। सपोज दैट कि हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सबसे सिंपल इक्वेशन लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव्स व्हाट? NaOH प्लस हाइड्रोजन। काफी था साइड लिखा गया, कोई बात नहीं। तो हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, बाकी अगर जो डायरेक्टली भी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर सीखना आप चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, बाकी ये उतना जरूरी नहीं होता। जब आपके फाइनल प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएंगी तो आप टेबुलर फॉर्म को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के फिर देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, ठीक है। फिर है LHS, पहले LHS में ले लीजिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। फिर है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन RHS, यानी कि ये हो गया आपका रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम और ये हो गया प्रोडक्ट में उसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को कवर अप करके चलते हैं तो हमने कितना यहाँ दिख रहा है हमें एलिमेंट? 3। एक तो सोडियम है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। आप देखिए कि LHS में सोडियम का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो सोडियम का लेफ्ट हैंड साइड में कितना नंबर ऑफ एटम है? 1। and we can see that in right hand side again the number of sodium atom is 1। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एटम को। तो हाइड्रोजन का कितना एटम है लेफ्ट में? 2, यहाँ देख लीजिए। और RHS में हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3। क्लियर है? तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1।
अब नॉर्मली हम देख रहे हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन लगभग बैलेंस्ड हैं, तो हम लोग जो अनबैलेंस एलिमेंट है उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से लिखिए Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस डाइहाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो इधर कितना हाइड्रोजन है 2 और इधर कितना हाइड्रोजन है 2 और 1 3। तो हम पहले कोशिश क्या करते हैं कि इस 3 हाइड्रोजन को कितना बना लें 4, क्योंकि यहाँ 2 के मल्टीपल में फिर हाइड्रोजन को 4 बनाया जा सकता है। तो आप क्या कीजिए कि इसको अगर हम आगे 2 लिखेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन अगर इस NaOH के आगे हम 2 लगा दें तो हमारा हाइड्रोजन अब राइट हैंड साइड में क्या हो गया 2 और 2 4। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 4 करना चाहेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे 2, ताकि मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 2 4। अब हमारा देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है। सबसे पहले देखें कि अनबैलेंस है कौन सा एलिमेंट, फिर उस एलिमेंट को हम क्या की बैलेंस करने की कोशिश की। एलिमेंट हाइड्रोजन इधर था 3 और इधर था 2, तो हम इधर पहले 3 को क्या किए इवन मल्टीपल में ले आए, जो सिंगल था उसके आगे 2 लगा दिया। अब 2 और 2 कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के 4। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करना चाहेंगे 4 तो 2 2 4 2 का मल्टीपल लगा दिया आगे। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम अनबैलेंस हो गया। सोडियम हो गया इधर 2 और इधर हो गया 1। तो फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो सोडियम को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम इधर कितना है 2, आप इधर कितना फिर से कर देंगे कंसिडर 2। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 2Na प्लस 2H2O will give 2NaOH प्लस H2। अब आप फिर से एक बार देख लीजिए, दैट इज ये इवॉल्व मतलब हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसको आप वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए फिर से एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशन को। तो Na 2Na इधर 2Na है और इधर भी सोडियम कितना है 2 एटम है। हाइड्रोजन का एटम इधर 2 2 4 और इधर हाइड्रोजन का एटम 1 इसमें और सॉरी 2 इसमें और 2 इसमें 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन भी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 और इधर भी राइट हैंड साइड में 2, यानी कि अब हमारा ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस है, ठीक है। चलिए हम सारे स्टेप्स को देख चुके हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। अब सिंपली फिर से एक बैलेंस करके देख लीजिए। एक सिंपल, बहुत ही सिंपल इक्वेशन दैट इज N2 प्लस H2 गिव्स NH3। किसी को भी ले लीजिए आप, अगर किसी को भी बैलेंस करना है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर इसको हम 2 तरीके से कर देते हैं, हो सकता है बच्चों की मान लो इसमें तो दोनों ही अनबैलेंस है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। सबसे पहले मान लीजिए नाइट्रोजन अनबैलेंस है, इधर LHS में आपके 2 मॉलिक्यूल्स है और राइट में 1, तो हम इसको राइट में क्या कर दिए 2। जैसे ही हम नाइट्रोजन बैलेंस के दोनों साइड 2 2, तो हाइड्रोजन क्या हो गया इधर 3 2 6। तो हम लेफ्ट में फिर क्या हमको करना होगा, इसको 6 करना होगा, तो हम 3 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन भी इधर 2 और 2 बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन भी 3 2 6 और 3 2 6। क्लियर है, दोनों ही बैलेंस्ड है दोनों साइड में। अब अगर आप मान लिए कोई कहता है कि हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। नो डाउट अगर हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते तो इधर 3 एटम है और इधर 2 एटम है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए 3 2 6। आप 6 के फॉर्म में लाइए तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहला फैक्टर जो बेसिक आएगा वो 3 आएगा, 3 2 6। और इधर भी आपको हाइड्रोजन को 6 करने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो जाएगा तो आप देखिए खुद ब खुद नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर हम जान गए कि बैलेंस कैसे करते हैं तो हम अगले टॉपिक को देखते हैं कि इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम थोड़ा और इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, थोड़ा और इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो पहले तो स्टेट डाल सकते हैं कि कौन सा स्टेट है, लिक्विड है या लिक्विड है। लिक्विड को हम अंडर ब्रैकेट L लिख सकते हैं,
सॉलिड को S लिख सकते हैं, एक्वस को AQ लिख सकते हैं, गैसियस को G के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टेट कवर अप कर दें तो थोड़ा इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन का थोड़ा इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा हम स्टेट के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कंडीशंस डाल सकते हैं कि कितने प्रेशर, टेम्परेचर या कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन हुआ है। अब ये सारी चीजें कैटलिस्ट क्या होती है ये सब आगे हमको पढ़ना होगा, तब हम पढ़ लेंगे। तो अगर हम ये सारे इंफॉर्मेशन को ऐड कर दें, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या इंडोथर्मिक है, बहुत सारी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। तो अगर हम इस सब चीजों को भी दिखा रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस या हीट एनर्जी इवॉल्व करिए, तो ये हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं इक्वेशन को। तो वैसे केमिकल इक्वेशंस जिनमें कि ये सारी बातें भी हम कवर अप करें इक्वेशन के साथ, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये गैसियस फॉर्म में और जो फॉर्मेशन हुआ वो लिक्विड फॉर्म में वाटर का। ठीक है, अब हम समझ गए कि इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर जनरली हम देखें तो 5 टाइप्स होते हैं, टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहला टाइप होता है बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक कॉम्बिनेशन, जो हम इतनी देर से देखते आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच, चलिए दूसरा मार्कर देखें, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine together to give product called combination reaction। अब कॉम्बिनेशन का तो इतनी देर से हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, H2O। ठीक है, इसके अलावा और भी आप ले लीजिए, कार्बन अगर बर्न होता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कि व्हेन 2 or more रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अगर कंबाइन होते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट को देने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सबसे पहला और बेसिक होता है। ठीक है, इसके अपोजिट, ठीक इसका उल्टा चलते हैं, तो ठीक इसके उल्टे में क्या होता है, यानी विपरीत, उल्टे क्या बोल रहे हैं, तो दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक इसका उल्टा होता है कि जब एक रिएक्टेंट, ठीक है, डिकम्पोज होकर के 2 या मोर प्रोडक्ट्स दे, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल दें तो क्या हो सकता है कि सपोज H2O है, H2O के अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अपने आयंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। डिकम्पोजिशन ठीक उल्टा है कॉम्बिनेशन के। जब हमारा एक ही रिएक्टेंट किसी रिएक्शन कंडीशन में 2 or more प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये है कि किसी भी रिएक्टेंट को, यानी किसी भी कंपाउंड को, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, जनरली कंपाउंड ही होगा, तो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए या डिकम्पोज होने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में हम दे रहे हैं, इस बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। समझ आ रहा है कि अगर डिकम्पोजिशन, कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो कंपाउंड है, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, इस बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुल कितने टाइप के होते हैं, 3। पहला हम देखते हैं फोटोकेमिकल। फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी दें तो वो होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल के तौर पे AgCl अगर हम ले लें सिल्वर क्लोराइड और उसको सनलाइट में छोड़ दें, ठीक है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या दिए, सनलाइट दिए एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे हम ऊपर एग्जांपल दिए वाटर की, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें हमारा एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जब हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है, एटम्स में टूट जाता है, दैट इज H2O2। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा आपका हो गया, एक तो हो गया सनलाइट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा आपका हो गया हीट। जब हीट के फॉर्म में हम दें, तो हीट के फॉर्म में देते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट प्रोवाइड कीजिए, ये किस में क्रैक हो जाएगा, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 3 टाइप्स हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम लोग दूसरा टाइप भी देख लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए तीसरे टाइप को देखते हैं। रेड मार्कर ठीक लग रहा है? तो तीसरा टाइप हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एक चीज है जो दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है। तो द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिएक्ट विथ कंपाउंड एंड डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे पहले मैं इक्वेशन ही लिख देती हूँ और तब समझाने में मजा आएगा। जैसे Zn है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डाल दें तो हमारा प्रोडक्ट में क्या होता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के बनस्पत। तो जिंक कॉपर को क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे आ जाता है ZnSO4 प्लस Cu, दैट इज कॉपर। कलर जो था कलर जो रहता है हमारे सॉल्यूशन का, इधर रहता है ब्लू और इधर क्या हो जाता है, कलर लेस। अब समझिए जिंक क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal when it reacts with that compound। जब किसी भी रिएक्शन में कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है कंपाउंड से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चूंकि इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक सिंगल ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जिंक सिर्फ कॉपर को कर रहा है, एक ही चीज एक को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस टाइप को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिसमें दोनों ही कंपाउंड के आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम उसको भी देख लेते हैं कि सपोज वी हैव BaCl2 barium chloride and we have what, ZnSO4 zinc sulfate and barium chloride। तो होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयन जिंक बेरियम दोनों ही एक दूसरे को साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस कर देते हैं और इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे ZnCl2 and BaSO सॉरी देखें, नहीं BaSO4 का सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट को, डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए होंगे आप कि क्या होता है कि जब
इस तरीके से दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं कि दोनों के आयन साइमल्टेनियसली एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं और नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स टू बेरियम क्लोराइड वी गेट बेरियम सल्फेट एज प्रेसिपिटेट। ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये प्रेसिपिटेट के रूप में जिंक क्लोराइड में फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में हमको बेरियम सल्फेट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था सिंगल एलिमेंट का, जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो चीजें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हैं और दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर इनको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जनरली ये आयंस का इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसके अलावा अब हम तीसरे को जान गए तो अब चौथा हमारा कौन सा टाइप है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चौथा टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को तीन जेन्युइन चीजों से समझा जा सकता है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कार्बन प्लस कार्बन का अगर बर्निंग ऑफ कार्बन होता है, बर्निंग ऑफ कोल, तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दैट इज C+O2 gives CO2, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन के टर्म में कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। तीसरा ये भी कहा जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम से, तो फिर उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कंसीडर करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सपोज कोई भी सोडियम ही है, सोडियम अपने आयन में बन जाए Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो दिस विल बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है। ठीक इसका उल्टा समझिए रिडक्शन को। रिडक्शन सेम इसका उल्टा होता है। और दोनों ही बातों को जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक ही इक्वेशन में, एक ही रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा आपको। रिडक्शन ठीक उल्टा लीजिए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तीसरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इसका उल्टा समझ लीजिए कि सपोज है हमारे पास सोडियम है कैटायन के फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग इसको एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले और ये क्या हो जाए, सोडियम एटम बन जाए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों ही चीजें हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी दिस इज, आप ब्रेकअप कीजिए, रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीजन जब एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन में हो तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड combines reacts with dihydrogen to give what, कॉपर एंड वाटर। अब आप इंडिविजुअली समझिए, हमारे पास पहले था कॉपर ऑक्साइड और हमारा क्या हमको मिल गया, कॉपर। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ कॉपर के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है।
जबकि हाइड्रोजन में क्या हो जा रहा है, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जाकर जुड़ जा रहा है, तो हाइड्रोजन वाले के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो लॉस कहिए या रिमूवल कहिए, दोनों ही बातें सेम ही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। तो सब एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 4 टाइप के रिएक्शंस को देख चुके हैं, और जो फाइनल टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है 5वां, हीट की बेसिस पर एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स रिलीज ऑफ हीट, जिस भी रिएक्शन में हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे देखिए बर्निंग ऑफ कोल होता है या मीथेन ही गैस ही हमारा जो जलता है उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप उसी का सिंपल एग्जांपल लीजिए, मीथेन गैस की बर्निंग होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन दैट इज CH4 plus O2 gives CO2 plus heat। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी मीथेन का बर्निंग प्रोसेस होता है तो हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है, तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। जबकि कुछ ऐसे रिएक्शन है जिस रिएक्शन को होने में इंडो मतलब हमको हीट की जरूरत होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll what gives C6H12O6 plus O2 and एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए आपको ये बात बता दें कि जितने भी मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ एग्जांपल के दौरान वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, उसको आप बैलेंस कर ले सकते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज आर नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन, अब है कि इंडोथर्मिक जो भी फोटोसिंथेसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो सनलाइट होती है उसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना। तो जिस भी रिएक्शन में हीट चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इंडोथर्मिक। इसका सिंपल एग्जांपल हो गया क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है एक लाइन में, एक्सोथर्मिक ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, और इंडोथर्मिक ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, इसके बाद हमको लगता है सारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं, इंफॉर्मेटिव भी देख ही चुके थे। फाइनल पे आते हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी एक्चुअल में एक समझने का ही टर्म है। कोरोजन सिंपली समझा जाए तो कोरोजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है या दूसरे केमिकल सब्सटेंस है, उसके प्रेजेंस में हमारा जो भी मेटल होता है वो क्या होता है, बर्बाद होने लगता है, तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो सिंपल अगर मेटल इज ईटन अवे, सिंपल शब्दों में हम देखें कि व्हेन एयर, वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद द मेटल एंड मेटल इज जस्ट ईटन अवे, मेटल खराब हो जाता है हमारा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कोरोजन का ही एग्जांपल है। ठीक है, कोरोजन आपको समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर में जो भी एयर, वाटर या दूसरे केमिकल सब्सटेंस है उससे रिएक्ट करके जब हमारा मेटल
खराब हो जाता है तो फिर उसको कोरोजन कहते हैं। इसके अलावा रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी है सिंपल शब्दों में कि अगर खाने में जैसे हवा लग जाए, सिंपल शब्दों में खाना अगर खराब हो जाए, उसमें एयर ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो जाए ऑयल और फैट्स का प्रेजेंट इन व्हाट वी कैन से फूड आइटम्स। जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं अगर उसके ऑयल फैट्स, ठीक है, उनमें अगर एयर लग जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो खाना क्या होता है? खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, उसका जो स्मेल होता है, टेस्ट होता है, वो चेंज हो जाता है, फिर हम उस खाने को फेंक देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। समझ आ रहा है कि अगर फूड आइटम्स में प्रेजेंट ऑयल और फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाए एयर से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं चीजों को, या फिर फ्रिज में रख देते हैं सही टेम्परेचर पे, ताकि हमारा खाना खराब ना हो सके। तो फाइनली एक ओवरव्यू पूरे चैप्टर का मैंने आज दे दिया है। आगे अगर टाइम हम मैनेज कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक दो करवाया, जो भी करवाया जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू हो गया। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर कुछ और बातें जो आपको नहीं समझ में आई हो आप वो भी बता सकते हैं। और वीडियो के शुरुआत में ही हमने कह दिया था कि आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। या तो हम लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, चीजें लिख दी जा सकती हैं या फिर समझाई जा सकती हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं, पेन डाउन आप खुद करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध करवा दिया जाएगा, बाकी आपके पास है ही बुक्स, आप उससे आगे स्टडी कीजिए। थैंक यू।